Dunyadari is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. जॉब इंटरव्यू में क्या जवाब दोस्तों ने दिए थे? लाइफ में जब सब कुछ खुद के दम पर किया है तो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं? अब करो सेल्फ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट। डाउनलोड करो 5paisa ऐप और खोलो अपना फ्री डीमैट अकाउंट। यूज करो कोड INVEST200। निवेश करना हुआ आसान और फायदेमंद। इजराइल और हमास के बीच जंग चल रही है। फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास 10 मई की शाम से ही इजराइल पर रॉकेट से हमले कर रहा है और जवाब में इजराइल फिलिस्तीनी इलाकों पर हवाई बमबारी। इजराइल और हमास के बीच शुरू हुई इस ताजा हिंसा से जुड़े कई वीडियो इंटरनेट पर सर्कुलेट हो रहे हैं। इसमें एक वीडियो इजराइल डिफेंस फोर्सेस का भी है। इसे IDF ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। इसमें 11 मई की रात का एक घटनाक्रम है। वीडियो में हमें इजराइल का आसमान दिखता है, दनादन दर्जनों रॉकेट आते दिखते हैं, लेकिन ये रॉकेट अपने टारगेट तक नहीं पहुंचते, बीच हवा में ही नष्ट हो जाते हैं। आपको एक मोबाइल गेम याद है जिसमें चीजें ऊपर से नीचे गिरती रहती थी और उनके नीचे गिरने से पहले उन्हें मारकर खत्म करना होता था। समझिए कि कुछ इसी शैली की एक चीज है इजराइल के पास, जो हमास के रॉकेट्स को बीच हवा में रोककर उन्हें खा जाती हो जैसे। इस चीज का नाम है आयरन डोम, एक किस्म का लौह कवच जिस पर इजरायली आसमान की सुरक्षा का जिम्मा है। क्या है आयरन डोम, कैसे काम करता है, आज के एपिसोड में विस्तार से बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा हमारा कार्यक्रम दुनियादारी। इजराइल के दक्षिणी हिस्से में स्टेडरोत नाम का एक शहर है। मानचित्र पर देखिए तो बिल्कुल गाजा से जुड़ी सरहद के नजदीक बसा है स्टेडरोत। यह तकरीबन 27,000 की आबादी वाला एक छोटा सा शहर है। साल 2001 के 16 अप्रैल की तारीख इस छोटे से शहर ने वो देखा जो पहले कभी नहीं देखा था। उस रोज इस शहर पर एक रॉकेट आकर दगा। इस रॉकेट का नाम था कस्साम। ये एक होममेड रॉकेट था, बुनियादी और कम दूरी तक जाने वाला रॉकेट। प्लम्बिंग में काम आने वाला पाइप होता है जैसे, उसी पाइप के भीतर थोड़ा विस्फोटक और छर्रा भरकर रॉकेट छोड़ दिया जाता है ताकि विस्फोट के बाद इससे निकले छर्रे चारों तरफ फैल जाएं और जद में आने वालों को नुकसान पहुंचाएं। कस्साम को छोड़ा गया था सरहद पार गाजा से। गाजा पर फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास का कंट्रोल है और उसी ने ये रॉकेट दागा था। ये पहली बार था जब हमास ने इजराइल पर रॉकेट से हमला किया था। इससे पहले तक हमला करने की उसकी मोडस ऑपरेंडी थी सुसाइड अटैक, लेकिन अब हमास ने दूर बैठकर इजरायली ठिकानों को टारगेट करने का नया हथियार खोज लिया था। इसके बाद हमास द्वारा रॉकेट अटैक किया जाना आम हो गया। शुरुआत के 5 साल मतलब 2001 से 2005 तक हमास केवल इजराइल के सीमांत इलाकों को टारगेट कर पाता था, लेकिन 2006 आते आते वो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड रॉकेट दागने लगा। अब सरहद से सटे स्टेरोत जैसे शहरों के अलावा एस्केलॉन जैसे दूरी वाले तटीय शहर भी टारगेट किए जाने लगे। पहले रॉकेट अटैक के 11 बरस बाद यानी 2012 में हमास के छोड़े रॉकेट राजधानी टेल अवीव और जेरूसलम तक पहुंच गए। हम बार बार कह रहे हैं रॉकेट हमला। किसी को लग सकता है कि कभी कभार इक्का दुक्का रॉकेट छोड़े जाते होंगे। नहीं, जब इजराइल और हमास में टेंशन बढ़ती है तो रोजाना रॉकेट दगते हैं और वो भी दर्जनों की तादाद में। मिसाल के लिए स्टेरोत शहर को लीजिए जहां से रॉकेट हमले शुरू हुए। 2001 से 2007 के बीच अकेले स्टेरोत शहर पर 2000 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। इस क्रोनोलॉजी से आप समझ गए होंगे कि हमास ने किस तरह लगातार अपनी ताकत बढ़ाई। इसमें हमास को मदद मिली ईरान जैसे देशों से। तो क्या जब हमास हमले की अपनी रीच बढ़ा रहा था तब इजराइल हाथ पर हाथ धरे बैठा था? नहीं, 2006 के बाद से ही इजराइल देख रहा था कि हमास के रॉकेट उसकी सीमा में और भीतर तक बढ़ते आ रहे हैं। और ऐसा नहीं कि इजराइल को बस हमास के रॉकेट का खतरा था। 2006 में लेबनान वॉर के समय हिजबुल्लाह ने भी करीब 4000 रॉकेट छोड़े थे इजराइल की जमीन पर, जिसमें 44 इजरायली नागरिक मारे गए थे। इन घटनाओं के चलते रॉकेट अटैक इजरायली सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन चुके थे और उसे इससे निपटने की ठोस रणनीति चाहिए थी। सरकार और सेना पर जनता का दबाव था और इन सब के चलते साल 2007 में इजरायली रक्षा मंत्रालय ने डिफेंस के लिए एक खास कवच विकसित करना शुरू किया। और यहाँ कवच का मतलब है मिसाइल डिफेंस सिस्टम से, और नाम से स्पष्ट है ये एक डिफेंसिव हथियार है। इसका काम है दुश्मन के मिसाइल अटैक को विफल करना, लक्ष्य तक पहुंचने से पहले नष्ट करना। ये बात सुनने में आसान लग सकती है,
लेकिन मिसाइलों को आकाश में ही शूट कर देना बहुत मुश्किल काम है। इसकी एक मिसाल है अमेरिका का पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम। 1991 में हुए पहले गल्फ वॉर की बात है। तब अमेरिका ने अपने पैट्रियट डिफेंस सिस्टम को इजरायली सीमा पर तैनात किया ताकि इराकी मिसाइल हमलों से इजरायल को बचाया जा सके। उस दौर में इराक के पास दो मुख्य मिसाइलें थीं। एक थी स्कड, ये मिसाइल सोवियत संघ ने दी थी इराक को। स्कड एक बैलिस्टिक मिसाइल थी जिसे सोवियत संघ ने कोल्ड वॉर के दौर में विकसित किया था। और इराकी जखीरे में दूसरी प्रमुख मिसाइल थी अल हुसैन। ये स्कड मिसाइल का ही अपग्रेडेड वर्जन था। क्या पैट्रियट अपना काम बखूबी कर पाया? उस समय अमेरिका ने प्रचारित किया कि पैट्रियट बेहद प्रभावी है। अमेरिका द्वारा जारी किए आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक पैट्रियट ने इराक द्वारा दागी गई करीब 94% मिसाइलों को गिरा दिया। आसान भाषा में समझिए, उन्होंने नुकसान को 94% कम कर दिया। सुनने में लगेगा कि वाह, ये तो टॉप क्लास परफॉर्मेंस है, लेकिन असलियत यह है कि अमेरिका ने झूठ बोला था। पैट्रियट असल में बेहद कमजोर साबित हुआ। वो इराकी मिसाइलों को रोक ही नहीं पाया। अमेरिका हथियारों का टॉप निर्यातक है। इतने बड़े युद्ध में उसका प्रचारित डिफेंस सिस्टम फेल रहा और इसी झेप से बचने के लिए झूठे दावे परोसे गए। ऐसे में जब इजराइल ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम विकसित करने की योजना बनाई तो लोगों को काफी शुबहा हुआ। इस डिफेंस सिस्टम को विकसित करने, इसे डिप्लॉय करने और ऑपरेट करने में बहुत बड़ी रकम भी खर्च होने वाली थी। कितनी? समझिए कि दुश्मन की एक मिसाइल को रोकने के लिए इसकी लागत 37 से 65 लाख रुपए के बीच आती। और इतना पैसा खर्च करके भी अगर काम ना सधे तो क्या होगा? इन सब वजहों से कई सवाल खड़े हुए। अमेरिका ने भी इजरायल को समझाया कि कोई सस्ता विकल्प खोजिए, लेकिन तमाम शंकाओं के बावजूद इजरायल ने काम जारी रखा और इसका जिम्मा मिला इजरायल की एक कंपनी रफाइल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम को। इस प्रोजेक्ट के लिए इजरायल को करीब 7,000 करोड़ रुपए की जरूरत थी। इतनी बड़ी रकम अकेले मैनेज करना मुश्किल था और तब अमेरिका आगे आया। अमेरिका के राष्ट्रपति थे तब बराक ओबामा। वो चाहते थे कि इजरायल एक सिक्योर्ड स्थिति में आए, उसका डिफेंस सिस्टम अप टू डेट हो, ताकि हमास और हिजबुल्लाह जैसे ईरान समर्थित संगठन हावी ना हो। ओबामा को उम्मीद थी कि ऐसा हुआ तो शायद सभी पक्ष शांति वार्ता की तरफ बढ़ें और इसीलिए ओबामा प्रशासन ने 2010 में तमाम आपत्तियों के बावजूद अमेरिकी कांग्रेस से करीब 1,500 करोड़ रुपए का एक फंड पास करवाया। ये फंड इजरायली डिफेंस सिस्टम विकसित करने के लिए दी गई एक किस्म की सब्सिडी थी। आने वाले वर्षों में अमेरिका ने इस मद में और भी फंडिंग दी इजरायल को, और ये वित्तीय मदद न मिलती तो शायद इजरायल का डिफेंस सिस्टम प्रोजेक्ट लटक जाता। इन सब कोशिशों का रिजल्ट आया 2011 में। इस बरस के अप्रैल महीने की बात है, यानी रॉकेट हमले शुरू होने के ठीक एक दशक बाद की बात है। एक रोज हमास ने गाजा वाली साइट से एक रॉकेट छोड़ा। इजरायल ने उस रॉकेट को बीच हवा में नष्ट कर दिया। ये पहली बार था जब इजरायल ने एक शॉर्ट रेंज रॉकेट अटैक पर इस तरह का काउंटर स्ट्राइक किया था, और ये जिसकी वजह से मुमकिन हो पाया उसका नाम था आयरन डोम, इजरायल का विख्यात मिसाइल डिफेंस सिस्टम। कितना कारगर था आयरन डोम? इसकी मिसाल के लिए 2012 की एक घटना सुनिए। 14 नवंबर 2012 को इजरायल ने एक एयर स्ट्राइक की। इसमें हमास का मिलिट्री चीफ अहमद जबारी मारा गया। स्पष्ट था हमास भी जवाबी कार्रवाई करेगा। इजरायल को पता था कि इस बार संघर्ष और तेज होगा, और इसकी वजह यह थी कि ईरान की मदद से इस वक्त तक हमास के पास लॉन्ग रेंज के रॉकेट्स आ चुके थे, तो अब टेल अवीव और यरूशलेम को निशाना बनाया जा सकता था। और इजरायल का यह अनुमान सच निकला। इस संघर्ष के दौरान नवंबर 2012 में पहली बार हमास के रॉकेट इजरायल की राजधानी टेल अवीव पहुंचे, और जब टेल अवीव में पहली बार रॉकेट अटैक का वार्निंग सायरन बजा तो लोगों में पैनिक नहीं फैला, क्योंकि उस वक्त तक आयरन डोम खुद को साबित कर चुका था। इसकी एक्यूरेसी 80 से 90% के बीच थी। इसका मतलब था इजरायल को जान माल का नुकसान कम से कम। इसका मतलब यह भी था कि हमास के संसाधन बर्बाद हो रहे थे। उसके पास आयरन डोम का कोई तोड़ नहीं था, और इसी वजह से जबारी की हत्या के एक हफ्ते बाद यानी 21 नवंबर 2012 को इजरायल और हमास के बीच सीज फायर हो गया। अगर पहले का वक्त होता तो संघर्ष तेज होने पर इजरायल को गाजा में अपने सैनिक तैनात करने पड़ते और शायद हफ्तों तक हिंसा चलती, पर इस दफा ऐसा नहीं हुआ। इजरायल ने सफलता का श्रेय दिया आयरन डोम को। जानकारों ने भी कहा कि अब फिलिस्तीनी चरमपंथी और इजरायल दोनों की फ्यूचर सैन्य रणनीति का सेंटर पीस यही होगा, आयरन डोम, और ऐसा ही हुआ। पिछले एक दशक से आयरन डोम इजरायल की डिफेंस स्ट्रेटजी का पोस्टर बॉय बना हुआ है। इतनी बातें हो गई आयरन डोम की, अब यह भी जान लेते हैं कि यह काम कैसे करता है। ये डिफेंस सिस्टम कई बैटरी की बदौलत चल रहा है, और यहाँ बैटरी का मतलब चार्ज होने वाली बैटरी बिल्कुल नहीं। रॉकेट रोकने वाली एक यूनिट को बैटरी कहते हैं।
आयरन डोम के काम करने का तरीका समझने के लिए इस बैटरी के अलग अलग हिस्सों को जानना होगा। एक बैटरी के 3 अहम हिस्से होते हैं, रडार, कंट्रोल सेंटर और लॉन्चर। पहला हिस्सा रडार। जैसे ही गाजा की तरफ से कोई रॉकेट फायर होता है, रडार को भनक लग जाती है। रडार उस रॉकेट की स्पीड और ट्रेजेक्टरी, मतलब वो किस दिशा में जाएगा, किस रास्ते से जाएगा और कहां लैंड कर सकता है, इसकी जानकारी मिल जाती है। ट्रेजेक्टरी का यही अर्थ होता है। ये जानकारी रडार फौरन आयरन डोम के दूसरे हिस्से को भेजता है। इस दूसरे हिस्से का नाम है कंट्रोल सेंटर। इस सेंटर में हाई स्पीड कंप्यूटर रखे होते हैं। इसकी मदद से यह अंदाजा लगाया जाता है कि रॉकेट कहां गिरने वाला है। अगर रॉकेट किसी आबादी वाले इलाके में या किसी महत्वपूर्ण इमारत पर गिरने वाला है, उसे तभी रोका जाता है। अगर वो किसी खाली वीरान जगह पर गिरने वाला है तो गिरने दिया जाता है। किसी रॉकेट को रोकना है या नहीं, ये फैसला कंट्रोल सेंटर में रखे कंप्यूटर लेते हैं। अगर कंप्यूटर को लगता है कि मिसाइल को रोका जाना जरूरी है, तो कंट्रोल सेंटर आयरन डोम के तीसरे हिस्से को सिग्नल भेजता है। इस तीसरे हिस्से का नाम है लॉन्चर। लॉन्चर में कई इंटरसेप्टर तैनात होते हैं। इंटरसेप्टर यानी वो मिसाइल जो हमला करने वाले रॉकेट को हवा में ही खत्म कर दे। कंट्रोल सेंटर से सिग्नल मिलते ही तुरंत एक इंटरसेप्टर लॉन्च हो जाता है और इस इंटरसेप्टर को कंट्रोल सेंटर से लगातार गाइडेंस मिलता रहता है। इस इंटरसेप्टर के अंदर भी एक छोटा सा रडार लगा होता है। इस इंटरनल रडार और कंट्रोल सेंटर की मदद से इंटरसेप्टर दुश्मन के रॉकेट के पास पहुंच जाता है। रॉकेट के पर्याप्त नजदीक पहुंचकर इंटरसेप्टर ब्लास्ट हो जाता है और दुश्मन का रॉकेट हवा में ही खत्म हो जाता है। रडार, कंट्रोल सेंटर और लॉन्चर, बैटरी के ये 3 हिस्से एक जगह पर मौजूद नहीं होते। ये अलग अलग जगहों पर तैनात किए जाते हैं। इनके बीच बहुत तेजी से वायरलेस डेटा ट्रांसफर होता है। इन हिस्सों की कोई जगह भी तय नहीं होती। ये मोबाइल होते हैं चलायमान, यानी इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है। ये तो हुआ आयरन डोम का मैकेनिज्म, लेकिन क्या इसकी परफॉर्मेंस पर कोई सवाल नहीं उठा? इस पर भी उठा सवाल, जैसे पैट्रियट पर उठा। कई जानकारों का कहना है कि आयरन डोम उतना प्रभावी नहीं जितना इजराइल दावा करता है। उनका कहना है कि शुरुआती दिनों के मुकाबले आयरन डोम की क्षमता घटी है। ये पहले से कम रॉकेट्स को नष्ट कर पाता है। कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि इसकी वजह शायद ये है कि आयरन डोम का सिस्टम बेहतर हुआ है। वो ज़्यादा सटीक तरीके से अनुमान लगा पा रहा है कि किस रॉकेट से खतरा है, किस से नहीं। चूंकि हमास के रॉकेट बहुत प्रिसाइसली गाइडेड नहीं होते, इसलिए आयरन डोम को कम ही रॉकेट्स में खतरा दिखता है और यही वजह है कि वो जितना ज़रूरी हो उतने ही रॉकेट्स गिराता है। आयरन डोम से जुड़ा एक सवाल लागत का भी है। इजराइल कहता है कि आयरन डोम द्वारा एक रॉकेट गिराए जाने की लागत 37 से 65 लाख रुपए के बीच है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि यह आंकड़ा गलत है। असल लागत 1.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो सकती है। उनका कहना है कि इजरायली सरकार सुरक्षा के लिए खर्च होने वाले भारी भरकम पैसों को जानबूझकर कम बताती है ताकि उस पर फिलिस्तीन के साथ आक्रामकता कम करने का दबाव न बने। इस दलील को भी थोड़ा बारीकी से समझते हैं। आयरन डोम की सफलता का मतलब है संघर्ष के दौरान इजराइल का कम से कम नुकसान। अगर इजराइल को जानमाल के ज़्यादा नुकसान की आशंका हो तो उसकी लीडरशिप फिलिस्तीन के साथ तनाव घटाने की कोशिश करेगी। इजराइल के मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की पॉलिसी आक्रामक है। वो उकसावा और कट्टर राष्ट्रवाद की राजनीति करते हैं। फिलिस्तीनी अधिकारों को जगह देकर विवाद सुलझाने की कोशिश नहीं करते। वो लंबे समय से फिलिस्तीन के साथ शांति वार्ता टालते आए हैं और इसकी बड़ी वजह यह है कि इजराइल एक कंफर्टेबल स्थिति में है। वो हमास जैसे संगठनों के साथ होने वाले संघर्ष से काफ़ी हद तक खुद को बचा पाता है। लेकिन जब वो गाजा पर बमबारी करता है तो फिलिस्तीनियों के पास कोई डिफेंस नहीं होता, वो मरते हैं। आखिर में एक बार फिर मौजूदा प्रकरण पर लौटते हैं। एक बार फिर हमास और इजराइल में जंग छिड़ी है। 10 मई की शाम से हमास रॉकेट दाग रहा है। जानकारों के मुताबिक इस बार की स्थिति पहले से कहीं अधिक गंभीर है। हमास ने रॉकेट्स की बौछार कर दी है इजराइल पर। पिछले 7 बरस में दोनों पक्षों के बीच इतनी ज़्यादा हिंसा नहीं हुई। 11 और 12 मई की दरमियानी रात ही रॉकेट हमलों में 3 इजरायली मारे गए। सोमवार से अब तक 5 इजरायली नागरिकों की मौत हो चुकी है। 100 से ज़्यादा जख्मी हैं। कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। इजरायली एयरफोर्स ने भी गाजा स्ट्रिप पर, गाजा पट्टी पर बमबारी को तेज कर दिया है। रपटों के मुताबिक इजरायली एयर स्ट्राइक में 43 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें 13 बच्चे भी शामिल हैं। हमास के भी कुछ लोगों के मारे जाने की खबर है। 300 से ज़्यादा फिलिस्तीनी जख्मी हुए हैं। इजराइल और हमास दोनों एक दूसरे की आम आबादी को निशाना बना रहे हैं और इन सब के बीच आयरन डोम तो है ही सुर्खियों में। उसके द्वारा दुश्मन के रॉकेट खत्म किए जाने के ये वीडियो जो लेटेस्ट हैं, इंटरनेट पर लाखों करोड़ों लोग देख चुके हैं। इनके बीच 11 मई को आयरन डोम में तकनीकी गड़बड़ी की भी खबर आई। पता चला कि एस्केलॉन शहर में तैनात आयरन डोम की बैटरी में कुछ फॉल्ट हुआ और इसके चलते वो दुश्मन के रॉकेट्स नहीं रोक पाया। इसके चलते एस्केलॉन शहर में 2 लोगों की मौत भी हो गई। इनमें से एक
हमारी हमवतन सौम्या संतोष हैं। केरल की रहने वाली सौम्या इजराइल में नर्स का काम करती थी। वो एक बुजुर्ग इजरायली महिला की नर्स थी। 11 मई को सौम्या फोन पर अपने पति से बात कर रही थी और तभी हमास का दागा रॉकेट अपार्टमेंट में घुसा। उनके सौम्या और वो इजरायली महिला दोनों की इस हमले में मौत हो गई। हमास के रॉकेट्स ने कुछ स्कूलों को भी टारगेट किया। अच्छा ये हुआ कि स्कूल इजराइल के प्रशासन ने पहले ही खाली करवा लिए थे। इजरायली मीडिया रप्तों के मुताबिक ये गड़बड़ी ठीक कर ली गई है। हमास लेकिन अलग दावा कर रहा है। उसका कहना है कि हमने सिजिल नाम का नया मिसाइल विकसित किया है और इसी का इस्तेमाल किया था और इस मिसाइल में आयरन डोम के डिफेंस सिस्टम को बाईपास करने की क्षमता है। एक तरफ बर्बादी, दूसरी तरफ दोनों पक्षों की लीडरशिप आक्रामकता बढ़ाने में लगी है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि उनका देश एक बड़े ऑपरेशन के बीच में है। हमास को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि मौजूदा ऑपरेशन फिलहाल समय लेगा, मतलब ये संघर्ष अभी जारी रहेगा। उधर फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री मोहम्मद शताये ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से अपील की, कहा कि इजराइल को रोकिए। इजराइल के खिलाफ हमले में हमास के अलावा इस्लामिक जिहाद मूवमेंट नाम के एक संगठन का नाम भी सामने आ रहा है। तो इसके सेक्रेटरी जनरल जियाद अल नखलाह, उनका बयान भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि हम जंग जारी रखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे नहीं हटेंगे। दोनों पक्ष एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा चोट पहुंचाने में लगे हैं और ये चोट सबसे ज़्यादा किसे लग रही है? आम आबादी को। आज की दुनियादारी में इतना ही। अपना ध्यान रखिए। शुभ रात्रि।